नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृतागर। और अब आपको खौफ फैलाने की एक नई साजिश के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि पंजाब में किस तरह से गैंगस्टर पंजाबी गायकों को अब निशाने पर लिए हुए हैं। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक जांच की है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चला है कि गैंगस्टर्स आतंकवाद को फंड करने के लिए पंजाबी सिंगर्स को निशाना बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बेनकाब होगी विदेशी साजिश। टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन में एनआईए। खौफ फैलाने की साजिश का होगा खुलासा। पंजाब में जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, तब से यहां गैंगस्टर्स का आतंक काफी बढ़ गया है और इससे अछूता अब जेल भी नहीं है। यहां के तरन तारण स्थित जेल में गैंग वॉर की घटना हुई, जिसमें 2 गैंगस्टर्स की मौत हो गई। इन गैंगस्टर्स का संबंध सिद्धू मूसेवाला मर्डर से बताया जा रहा है। वैसे तो पंजाब में गैंगस्टर्स का आतंक पहले भी था, लेकिन हाल फिलहाल इनकी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। लेकिन मूसेवाला की हत्या के बाद सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ होने लगा है। तब से अब तक कई गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच में पता चला है कि ये गैंगस्टर आतंकवाद को फंड करने के लिए पंजाबी सिंगर्स को निशाना बना रहे हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि कनाडा, पंजाब और जेल में बंद गैंगस्टर्स पंजाबी गायकों को धमकाते हैं। गायकों से गैंगस्टर्स उनके यूट्यूब चैनलों पर गाने रिलीज का दबाव बनाते हैं। यूट्यूब से कमाई गई राशि से अवैध हथियार खरीदने का काम करते हैं। इन हथियारों का प्रयोग भारत में टारगेट किलिंग के लिए करते हैं। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए ने अगस्त 2022 से 3 मामले दर्ज किए हैं। कबड्डी खिलाड़ियों समेत कई लोगों के खिलाफ टारगेट किलिंग और जबरन वसूली जैसी आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में एनआईए ने दिल्ली समेत देश भर के 72 ठिकानों पर रेड डाली थी। इन छापों से एनआईए को काफी सबूत हाथ लगे थे। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कैसे गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एनआईए ने उसका पता लगाया था। और अब जो जानकारी मिल रही है वो काफी चौंकाने वाली है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई और बम्बिहा गैंग यूट्यूब पर रिलीज किए गए म्यूजिक वीडियो से पैसा कमाते थे। ये गाने पंजाबी गायकों द्वारा गाए जाते थे। पैसे कमाने के चक्कर में बिश्नोई और बम्बिहा गैंग गायकों को धमकाते थे। दोनों गैंग कनाडा स्थित आतंकवादी अर्शदीप सिंह और पाकिस्तान स्थित रिंडा के लिए काम करते थे। गैंगस्टर्स की साजिश का परत दर परत खुलासा हो रहा है और इसके लिए जांच एजेंसी एनआईए पूरी तरह से जुट गई है। यानी गैंगस्टर्स की पूरी कुंडली का खुलासा जल्द से जल्द होने वाला है और मुमकिन है कि गैंगस्टर्स और गैंग वॉर की समस्या भी जल्द ही जड़ से खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी से मुलाकात की और इस मौके पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में निवेश समेत तमाम मुद्दों को लेकर मुकेश अंबानी से चर्चा की। तो मुकेश अंबानी से ओडिशा के मुख्यमंत्री की ये मुलाकात हुई। मुंबई में ये मुलाकात हुई सीएम पटनायक की मुकेश अंबानी से और इस मुलाकात की ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक झलक। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं इसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में रिमांड के नाम पर सीबीआई के पास कोई भी जवाब नहीं था। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने सवाल यह भी उठाया है कि एलजी सक्सेना ने आबकारी नीति को इजाजत दी थी, जांच एजेंसी उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही। ये रिपोर्ट देखिए।
सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की। इस मामले में भाजपा ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं थे। कई अफसर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सिसोदिया देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। उन्हें फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत के मुताबिक सिसोदिया की गिरफ्तारी दिखाती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहती है। राउत ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी और सिसोदिया के साथ खड़े होने का दावा किया। सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है, जहां जहां से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने भी कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर दूसरे दलों की आवाज दबाना चाहती है। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के जरिए केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले दूसरे दलों के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो खुद किसी न किसी मसले में जांच का सामना कर रहे हैं। अब आपको आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के बारे में बताते हैं जो जेल जाने के साथ विवादों में रहे हैं। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया। संदीप कुमार राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला से रेप केस में जेल गए। जितेंद्र तोमर वकालत की फर्जी डिग्री रखने के आरोप में अरेस्ट हो चुके हैं। पंजाब में 1% रिश्वत केस में विजय सिंघला गिरफ्तार हुए। आसिम अहमद खान बिल्डर से घूस कांड में मंत्री पद से बर्खास्त हुए। सोमनाथ भारती को पत्नी प्रताड़ना के चलते इस्तीफा देना पड़ा। अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड गड़बड़ियों के आरोप में एसीबी ने अरेस्ट किया। आप एमएलए प्रकाश जारवाल महिला से बदसलूकी में जेल गए।
विजय नायर को शराब घोटाले में सीबीआई ने अरेस्ट किया। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों के गंभीर आरोप लगे। गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने ओलंपियन योगेश्वर दत्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक यौन शोषण जांच कमेटी में शामिल होकर दत्त उसके फैक्ट बाहर लीक कर रहे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और भारी हंगामा मचा। दो जांच कमेटियां बैठा दी गई और अब इस पूरे मामले में ये नया अपडेट सामने आया है। देखिए पूरा मामला। अब आपको बताते हैं WFI रेसलर्स विवाद में कब क्या क्या हुआ। WFI रेसलर्स विवाद 18 जनवरी। रेसलर्स ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया, जिसमें विनेश फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाए कि फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। बृजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे, जो नियमों के खिलाफ है। यहां तक कि उसी फ्लोर पर अपना कमरा रखते थे जहां महिला पहलवान ठहरी होती हैं। वो जानबूझकर अपना कमरा खुला रखते थे। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं हर दिन खुद को खत्म करने के बारे में सोचती थी। WFI रेसलर्स विवाद 18 जनवरी। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सामने आए। उन्होंने कहा कि मुद्दे तब सामने आते हैं जब नए नियम लाए जाते हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने धरने को स्पॉन्सर्ड बताते हुए इसके पीछे हरियाणा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बताया था। उन्होंने कहा था कि अब ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने योग्य नहीं रहे हैं, साथ ही ये कुश्ती पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए ये सब किया गया है। रेसलर्स विवाद 19 जनवरी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग की। उन्होंने खिलाड़ियों से करीब 3.25 घंटे बातचीत की और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा। पहलवानों को विभिन्न तरह से आश्वासन दिए गए, मगर बातचीत से पहलवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उस दौरान मांग रखी कि WFI अध्यक्ष को हटाया जाए। इसके बाद उन्होंने कुश्ती संघ को भंग कराने की बात कही। WFI रेसलर्स विवाद 20 जनवरी। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से बातचीत के बाद फिर से जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। अब यहां खिलाड़ियों के समर्थन में हरियाणा भर से खिलाड़ी पहुंचने लगे। यहां तक कि हरियाणा की खापों ने भी धरने को समर्थन दे दिया। चरखी दादरी से 7 खापों ने समर्थन में दिल्ली कूच किया। धीरे धीरे धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने लगी। यहां से आंदोलनकारी खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि वो अब न्याय मिलने तक कोई कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे, न ही वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब वो खेल और खिलाड़ियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। WFI रेसलर्स विवाद 21 जनवरी। आंदोलन बढ़ता देख भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने जांच कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष PT उषा ने कमेटी के अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया। 7 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। इस कमेटी में बॉक्सर मैरी कॉम, तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक, फ्रीस्टाइल कुश्तीबाज योगेश्वर दत्त, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और 2 वकील शामिल हैं। WFI रेसलर्स विवाद 21 जनवरी। अनुराग ठाकुर ने इसके बाद फिर मीटिंग की,
देर रात 7 घंटे तक चली मीटिंग में खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाने का फैसला किया। ये कमेटी जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ का कान देखेगी। कमेटी आरोपों की जांच भी करेगी। ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को ही इस 5 मेंबर्स वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि कमेटी 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन आश्वासनों के बाद पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया। WFI रेसलर्स विवाद 23 जनवरी। अनुराग ठाकुर ने 5 मेंबरी ओवरसाइट कमेटी बनाने की जानकारी देते हुए उसके सदस्यों के नाम का ऐलान किया था। कमेटी का प्रमुख विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को बनाया गया, जबकि इसके सदस्यों में ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तृप्ति मुरगुंडे, टॉप CEO राजगोपालन और राधा श्रीमंत शामिल थे। WFI रेसलर्स विवाद 24 जनवरी। पहलवानों ने आरोप लगाया था कि खेल मंत्रालय ने कमेटी गठित करने से पहले हमसे राय नहीं ली। इतना ही नहीं, पहलवानों ने बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल करने की मांग की थी। WFI रेसलर्स विवाद 31 जनवरी। खेल मंत्रालय ने पूर्व रेसलर और भाजपा नेता बबीता फोगाट को ओवरसाइट कमेटी में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।